नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10वीं और कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में बात कर रहे थे। और उसके अंदर मैंने पहले लेसन के 2 वीडियो में डाल चुका हूँ और तीसरा वीडियो ये लेके आया हूँ। इस वीडियो के साथ ही आपका समाप्त भी हो जाएगा पहला लेसन। तो मैंने जहाँ से वहाँ छोड़ा था उससे वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आज का हेडिंग रहेगी गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां। गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अगर बात करें तो गुप्तकाल की जो भाषा थी, गुप्तकाल की भाषा थी संस्कृत। गुप्तकाल का जो धर्म था, गुप्तकाल का धर्म था वैदिक धर्म। गुप्तकाल के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है कालिदास। और कालिदास की प्रमुख कृतियां मानी जाती है अभिज्ञान, शाकुंतलम, विक्रमो वंश्यम, मालविका, अग्निमित्रम, रघुवंश, और कुमार संभव। उसके बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है शूद्रक। और शूद्रक द्वारा रचित पुस्तक का नाम है मर्च कटिघम। मर्च कटिघम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना। उसके बाद में एक गुप्तकाल के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है विशाखदत्त। विशाखदत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। और यह भारत का, मैं बता देता हूं, यह भारत का पहला जासूसी ग्रंथ माना जाता है। तो ध्यान दे लो, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। भाषा कौन सी आएगी इसके अंदर? संस्कृत है। धर्म कौन सा है? वैदिक धर्म है। और यहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है कालिदास। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नाटक की रचना की थी। विक्रमो वंश्य नामक नाटक की रचना की थी। मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की थी। और रघुवंश और कुमार संभव नाम के 2 महाकाव्य भी कालिदास द्वारा रचित है। गुप्तकाल के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है शूद्रक। शूद्रक की पुस्तक का नाम था मर्च कटिघम, मिट्टी का खिलौना। विशाखदत्त की पुस्तक का नाम था मुद्रा राक्षस, जो भारत का पहला जासूसी ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है
ह्वेनसांग। कौन है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ह्वेनसांग ने गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों को अपनी पुस्तक में संग्रहित किया था और इसकी पुस्तक का नाम था CUK। इसके बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है आर्यभट्ट। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता है और आर्यभट्ट ने हमें दशमलव प्रणाली का ज्ञान करवाया था। आर्यभट्ट ने ही जीरो का ज्ञान करवाया था। आर्यभट्ट ने ही यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने हमें बताया कि पाई का मान 22/7 होता है। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के भी चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के बारे में भी हमें जानकारी दी। उसके बाद में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है वराहमिहिर। वराहमिहिर को ज्योतिष का इतिहासकार माना जाता है। व्यक्ति आता है जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत हमें दिया था। तो दोबारा से देखें एक बार यहां से वापस। ह्वेनसांग व्यक्ति आता है, इसने CUK नामक पुस्तक के माध्यम से गुप्त काल की सारी सांस्कृतिक उपलब्धियों को अपनी पुस्तक में संग्रहित किया था। आर्यभट्ट आता है, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति आता है, दशमलव प्रणाली का ज्ञान करवाया, जीरो को ज्ञान करवाया। उसके बाद में पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह भी आर्यभट्ट ने बताया था। पाई का मान 22/7, यह भी आर्यभट्ट की देन है। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी भी किसने दी थी? आर्यभट्ट ने दी थी। वराहमिहिर नाम का व्यक्ति है, ज्योतिष का इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। और ब्रह्मगुप्त है जो ब्रह्म सिद्धांत इसने दिया था। इसके बाद में अगर बात करें तो गुप्त काल के अंदर मेहरौली का लोहा स्तंभ, मेहरौली का लोहा स्तंभ का निर्माण भी होता है। और मेहरौली का लोहा स्तंभ अगर देखा जाए जिसे कहते हैं बिना जंग,
यानी आज तक अभी तक इसके अंदर जंग नहीं लगी है। और ये पड़ता कहां पे है? दिल्ली के अंदर। तो कभी जाओ तो आप इसको जरूर देख के आए। उसके बाद में अगर बात करें तो नालंदा में महात्मा बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा भी हमें मिलती है। तो ये दो चीजें और ध्यान रखोगे। तो गुप्तकालीन समाज यहां तक है। सबसे पहले अगर बात करें तो उसकी भाषा थी संस्कृत, उसके बाद में धर्म था वैदिक धर्म, उसके बाद में यहाँ पे कालिदास नाम का व्यक्ति आता है, उसके बाद में कालिदास के बाद में अगर बात करें तो एक शूद्रक नाम का व्यक्ति आता है, शूद्रक के बाद में विशाखदत्त नाम का व्यक्ति आता है, और ह्वेनसांग नाम का व्यक्ति आता है जिसके अपने पुस्तक का नाम रखा था सी की। उसके बाद में अगर बात करें तो वराहमिहिर आता है, आर्यभट्ट आता है और ब्रह्मगुप्त आता है। ब्रह्मगुप्त के बाद में ये मेहरौली का लोहे स्तंभ है जो बिना जंग अभी तक खड़ा है दिल्ली के अंदर। उसके बाद नालंदा में महात्मा बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा यानी मूर्ति मिली है। ये आपका था गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब हेडिंग लगाइए गुप्तकालीन समाज, और गुप्तकालीन समाज के साथ ही आपका गुप्तकाल समाप्त हो जाएगा। गुप्तकालीन समाज, चलिए गुप्तकालीन समाज अगर बात करें तो परंपरागत रूप से कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में विभाजित था। और 4 वर्ण थे कौन कौन से? नंबर 1 ब्राह्मण, जिसका काम था अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान का विस्तार करवाना। उसके बाद दूसरा जो आपका आता है वो आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मुख्य रूप से काम था अपने साम्राज्य की रक्षा करना। उसके बाद में आपका आता है वैश्य, और वैश्य का मुख्य रूप से काम था व्यापार करना और वाणिज्य। और चौथा जो आपका रहेगा वो रहेगा शूद्र, और शूद्र का मुख्य रूप से काम रहता है सेवा करना, या फिर कह सकते हो सेवा प्रदाता। तो परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभाजित था गुप्तकालीन समाज। उसमें से पहला था आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम था आपका अध्ययन करवाना, अध्यापन करवाना, ज्ञान का विस्तार करना। क्षत्रिय थे 2 नंबर पे, साम्राज्य की रक्षा करना, अपने राज्य की रक्षा करना। उसके बाद में वैश्य थे, व्यापार करेंगे। शूद्र थे जो सेवा करेंगे। देखा जाए तो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का कौन सा माना जाता है? ब्राह्मण माना जाता था। और सबसे निकृष्ट श्रेणी का कौन सा माना जाता था? शूद्र माना जाता था। सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ण था, और सबसे निकृष्ट निम्नतम श्रेणी का जो था वो था आपका शूद्र। इसके बाद में अगर बात करें गुप्तकालीन समाज के अंदर, गुप्तकालीन समाज में
स्त्री यानी नारी की भूमिका सर्वश्रेष्ठ थी। सती प्रथा का प्रचलन भी था। और 3 नंबर अगर बात करें तो सती प्रथा के बाद यानी कहा जाता है कि धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। तो गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में था। 4 वर्णों के बाद में स्त्री की यानी नारी की भी भूमिका श्रेष्ठ मानी जाती थी और सती प्रथा का भी प्रचलन था। उसके बाद में धार्मिक कार्य में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति भी अनिवार्य थी। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो गुप्तकालीन समाज के बाद में आपका आता है वर्धन वंश। यह आपका गुप्त काल है, वो संपूर्ण रूप से विधिवत रूप से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका रहेगा वर्धन वंश। और वर्धन वंश को कहते हैं पुष्यभूति वंश। अब सुने, यह बना रहा हूं मैं। भारत के मैप के अंदर अगर देखा जाए तो एक स्थान है, ये यहां स्थान पड़ता है। इस स्थान का नाम है स्थानेश्वर। कहां पे है? हरियाणा में। यहां एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कन्नौज। ये कहां पे है? यूपी में। यहां एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बंगाल। अब देखो, स्थानेश्वर के अंदर वंश था जिसका नाम था वर्धन वंश, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और कन्नौज के अंदर एक वंश था, बंगाल के अंदर तो था आपका गौड़ वंश। कन्नौज में था मोखरी वंश। यहां पे एक चीज ध्यान रखोगे, मैं इससे पहले ये चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इसको। आपका वर्धन वंश एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये मैप के द्वारा समझाना। यहाँ पे यूपी है, आप लोग देखते होंगे हमेशा। यहाँ दिल्ली के पास में हरियाणा है, हरियाणा में स्थानेश्वर नाम का स्थान है। यहाँ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है ही, आपको पता ही है। तो स्थानेश्वर है और कन्नौज यूपी के अंदर है, बंगाल। गौड़ वंश का शासक था जिसका नाम था शशांक। मोखरी वंश का शासक था, इस संस्थापक माना जाता है मोखरी वंश का हरिवर्धन। और इसका एक शासक है ग्रह
वर्मन, ध्यान से देखना इसको, ग्रह वर्मन। मोखरी वंश कन्नौज के अंदर है, इसके ऊपर हरिवर्तन ने इसकी स्थापना की थी, और एक व्यक्ति का नाम है ग्रह वर्मन, एक शासक और है, इसके बारे में बताऊंगा अभी। गौड़ वंश है, गौड़ वंश बंगाल के अंदर है, शासक कौन है? शशांक। अब आते हैं अपने स्थानेश्वर में। स्थानेश्वर की स्थापना अगर देखा जाए तो स्थानेश्वर की स्थापना होती है प्रभाकर वर्धन के द्वारा। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और एक का नाम था हर्षवर्धन। एक पुत्री का नाम था राज्यश्री। अब सुने, अब एक व्यक्ति है बाण भट्ट और इसकी पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र। अधिकतर जानकारी वर्धन वंश के बारे में कहां से मिलती है? हर्षचरित्र से। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सी यू की। अब सुने, सीयू की, ह्वेनसांग की पुस्तक और बाण भट्ट की पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र। इन दोनों के बारे अगर देखा जाए तो इसकी पूरी जानकारी मिलती है। स्थानेश्वर के अंदर प्रभाकर वर्धन का शासक था और प्रभाकर वर्धन जैसी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है, उसके बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनता है? राज्यवर्धन बनता है। अब राज्यवर्धन जैसे शासक बनता है, राज्यवर्धन अपनी बहन राज्यश्री का जो विवाह है वो कन्नौज के मोखरे वंश के शासक ग्रह वर्मन के साथ में करवा देता है। किसके साथ में? राज्यवर्धन अपनी बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मन के साथ में करवाता है। इधर गौड़ वंश है और गौड़ वंश का शासक शशांक है, और यहाँ पे इसके ऊपर तो देखो राज्यवर्धन का अधिकार है, कन्नौज के ऊपर मोखरी वंश के ग्रह वर्मन का अधिकार है, और बंगाल के ऊपर शशांक का अधिकार है। शशांक किसको जीतना चाहता है? कन्नौज को भी जीतना चाह रहा था। अब होता क्या है कि शशांक क्या करता है? शशांक कन्नौज को नहीं जीतकर शशांक डायरेक्टली किसके ऊपर आक्रमण करता है? राज्यवर्धन के ऊपर आक्रमण करता है। राज्यवर्धन के ऊपर जैसे ये युद्ध करता है, राज्यवर्धन को न सिर्फ पराजित करता है बल्कि राज्यवर्धन को मार भी देता है, और मारने के बाद इस राज्यश्री को कैद करने की सोचता है, यानी चाहता है, लेकिन राज्यश्री अपने प्राणों की रक्षा हेतु अज्ञात स्थानों पर चली जाती है, पहाड़ों में चली जाती है। राज्यवर्धन के जैसे वध होता है उसके बाद उसका भाई, राज्यवर्धन का भाई यानी प्रभाकर वर्धन का दूसरा पुत्र हर्षवर्धन स्थानेश्वर की गद्दी के ऊपर बैठता है, और उसके बाद में ये आता है, और आने के बाद में डायरेक्टली किसके ऊपर आक्रमण करता है? शशांक के ऊपर आक्रमण करता है, और शशांक को बुरी तरह से क्या कर देता है? पराजित करता है। पराजित करने के बाद में एक बौद्ध भिक्षु है, इसका नाम है दीपांकर। हर्षवर्धन है, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन बंगाल के शासक गौड़ वंश के शासक शशांक को पराजित करके बौद्ध भिक्षु दीपांकर की सहायता से तुरंत ही राज्यश्री को ढूंढ लेता है, और ढूंढने के बाद में इस स्थानेश्वर को अपने यानी यहां से ट्रांसफर, अपनी राजधानी कहां ट्रांसफर करता है? कन्नौज को अपनी राजधानी के रूप में बनाता है। तो जैसे कन्नौज को राजधानी बनाता है उसके बाद में, अब ध्यान से देखना, अब एक व्यक्ति एक
अभिलेख है जिसका नाम है एहोल, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख है किसका? चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख मिलता है कर्नाटक से। इससे जानकारी यह मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय, खुद कौन? पुलकेशिन द्वितीय 634 ईस्वी, कब? 634 ईस्वी के अंदर वर्धन वंश के हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे इसको पराजित करता है। नर्मदा नदी के किनारे इसको पराजित करता है। हर्षवर्धन अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन एक मोक्ष परिषद, एक बड़ी सभा थी, इसका आयोजन करवाता था और इसके अंदर दान देता था। ये क्या करता था? दान देता था। और इस महामोक्ष परिषद के अंदर ह्वेनसांग भी उपस्थित होता था। और हर्षवर्धन की 647 ईस्वी के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जैसे 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, मृत्यु होते ही वर्धन वंश का पतन हो जाता है। तो ध्यान से सुन लेना, दोबारा से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। यह जगह है जिसका नाम है स्थानेश्वर, हरियाणा के अंदर वर्धन वंश है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रभाकर वर्मन, ये शासन है। इसके पुत्र का नाम है राज्यवर्धन, एक और पुत्र का नाम है हर्षवर्धन, इसकी पुत्री का नाम है राज्यश्री। यहाँ कनौज है, कनौज यूपी के अंदर है। यहाँ पे मोखरी वंश है, हरिवर्मन है, यहाँ पे ध्यान रखना, वर्धन नहीं है, वर्मन। हरिवर्मन इसके संस्थापक है। यहाँ पे एक शासक है ग्रहवर्मन। उसके बाद यहाँ पे बंगाल है, बंगाल के अंदर गौड़ वंश है, गौड़ वंश का शासक शशांक है। अब देखो, प्रभाकर वर्धन की जैसी मृत्यु होती है, इसका पुत्र, बड़ा पुत्र राज्यवर्धन शासक बनता है। राज्यवर्धन शासक बनते ही बंगाल के गौड़ वंश का शासक शशांक इसके ऊपर आक्रमण करता है। राज्यवर्धन को बुरी तरह से न सिर्फ हराता है बल्कि इसको मार भी देता है और राज्यश्री को कैद करने की कोशिश करता है। राज्यश्री अपनी प्राणों की रक्षा करने हेतु दूर चली जाती है, पहाड़ों में चली जाती है, भाग जाती है। अब इस राज्यवर्धन की मृत्यु होने के बाद में हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन आने के बाद में तुरंत इस शशांक के ऊपर आक्रमण करता है और इसको बुरी तरह से पराजित करता है और एक बौद्ध भिक्षु दीपांकर की सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को छुड़वा लेता है। राज्यवर्धन की मृत्यु होती है 606 ईस्वी के अंदर और हर्षवर्धन का जो काल रहेगा वो रहेगा 606 से लेके 647 ईस्वी तक। समझ आई बात? अब क्या होता है, एक व्यक्ति आता है, ये पूरी जो कहानी है, ये पूरी जो घटनाएं हैं, एक तो बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र के नाम से जानी जाती है, उसमें विदित है, और एक है ह्वेनसांग जो सीयू की पुस्तक के माध्यम से इस वर्धन वंश की उपलब्धियों को अपनी पुस्तक में कैद करता है। चलिए, यह था आपका वर्धन वंश। अब आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक आ रहा है, क्योंकि 3 वंश आ रहे हैं और वो 3 वंश मैं एक साथ करवाऊंगा, तो सुनिए। इसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, और यहां पे है आपका गुर्जर प्रतिहार,
यहां पे आपके राष्ट्रकूट वंश और यहां है आपका पाल वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना होती है वो होती है 725 ईस्वी के अंदर। कर्ता कौन है? एक घटियाला अभिलेख मिलता है जोधपुर से। उस घटियाला अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है। 725 आगे चले 736 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। कर्ता कौन है? याद रखोगे, दंती दुर्ग करता है। दंती दुर्ग, ये दुर्ग नहीं, एक व्यक्ति का नाम है। पाल वंश है। आगे चलो 750 ईस्वी, और 750 ईस्वी में पाल वंश की संस्थापक माना जाता है गोपाल को। सिंगल लाइनर प्रश्न 3 मैंने आपको यहां पे दे दिए हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट, पाल वंश। गुर्जर प्रतिहार 725 ईस्वी हरिश्चंद्र संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश 736 ईस्वी दंती दुर्ग, पाल वंश के अंदर 750 ईस्वी गोपाल है। इसके बाद में अगर बात करें तो हरिश्चंद्र के बाद में इसके अंदर आपका आता है नागभट्ट प्रथम। दूसरा आता है शासक, इसके बाद में शासक आता है वत्सराज। इसके बाद में शासक आता है नागभट्ट द्वितीय। उसके बाद में शासक आता है सबसे शक्तिशाली मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद में शासक आता है आपका महिपाल। महिपाल के बाद शासक आता है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के बाद शासक आता है, अंतिम शासक माना जाता है यशपाल को। किसको माना जाता है? यशपाल को। अब ध्यान दें, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महिपाल, महेंद्रपाल, यशपाल। ये पाल है, मैं से स्टार्ट है, ध्यान रखोगे। मिहिर, मैं और पाल, यश। उसके बाद में यहां जो शासक है दंती दुर्ग के बाद में आपका आता है ध्रुव। ध्रुव के बाद में आता है आपका गोविंद तृतीय। ध्रुव के बाद में आपका रहेगा कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के बाद में गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के बाद में अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के बाद में इंद्र तृतीय नाम का शासक है। तो यहां पे तो शासक देखो, कुल राष्ट्रकूट के अंदर कुल 17 शासक हुए थे। याद रखोगे कुल कितने शासक हुए थे? 17 शासक। तो मैंने यहाँ पे मोस्ट 7 शासक बताए, इधर भी 7 बताए। यहां अगर बात करें तो पहला आपको पता ही है गोपाल है। दूसरा है आपका धर्मपाल। तीसरा आपका है देवपाल। हरिश्चंद्र ने इसके संस्थापक माना जाता है। और उसके बाद नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है
उपाधि मिली थी नागावलोक, मलेच्छों का नाशक, यहां लिख रहा हूं मलेच्छों का नाशक, और नागावलोक मलेच्छों का नाशक। ये एक हिरण्य गर्भाधान नामक यज्ञ करवाता था। कौन? नागवड़ प्रथम, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है। नागवड़ प्रथम एक प्रतापी शासक था, वीर शासक था। हिरण्य गर्भाधान नामक एक यज्ञ का हमेशा आयोजन करवाता था। इस हिरण्य गर्भाधान यज्ञ के अंदर इसने सबसे पहले किसको आमंत्रित किया था? दंतीदुर्ग को। यहां पे एक चीज और बता देता हूं कि त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब है कि तीन पक्षों के मध्य संघर्ष, यानी तीन पक्षों के मध्य संघर्ष होना है। पाल वंश के मध्य भी होना है, राष्ट्रकूट वंश के मध्य होना है, और प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर भी होना है। लेकिन ये तीनों आपस में लड़ेंगे और अंतिम रूप से ये, अब सुने यहां पे एक चीज और है, ये संघर्ष हो क्यों रहा है? एक था कनौज, जो भी अभी पढ़ के आए ना कनौज। इस कनौज था दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र का मतलब है कि दो नदियों के बीच की भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो इसलिए कनौज के ऊपर अधिकार करने चाहते थे पाल वंश वाले भी, राष्ट्रकूट वाले भी, गुर्जर प्रतिहार वाले भी। लेकिन अंतिम रूप से किसको मिलता है? गुर्जर प्रतिहारों को मिलता है। तो अभी तक ये संघर्ष स्टार्ट नहीं हुआ है। नागवट प्रथम के समय में त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, ये लड़ाई प्रारंभ नहीं हुई थी। अब आता है आपका वत्सराज। वत्सराज अगर बात करें तो वत्सराज के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। अब यहां पे एक चीज और सुनना, यहां पे मैं लिख रहा हूं कन्नौज, ध्यान से सुनना इसको। कन्नौज प्रथम व्यक्ति है चक्रायुध, और दूसरे का नाम है इंद्रायुध। ये दो व्यक्तियों के नाम है, ध्यान रखोगे। कनौज को लेकर ये त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ है। पहले व्यक्ति का नाम है चक्रायुध, दूसरे व्यक्ति का नाम है इंद्रायुध। वत्सराज के काल में, शासन काल में ये त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। सबसे पहले वत्सराज क्या करता है? इस चक्रायुध को पराजित करता है। किसको पराजित करता है? इस चक्रायुध को क्या करता है? पराजित करता है। और चक्रायुध को पराजित करने के बाद ये जाता है डायरेक्टली किसको? धर्मपाल, जो पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था, इस धर्मपाल को भी क्या कर देता है? पराजित करता है। और जैसे ही धर्मपाल को पराजित करता है, उसके बाद में ये किससे भिड़ता है जाके? अब सुनना यहां पे, ये किससे भिड़ता है? राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक यानी दूसरे शासक ध्रुव से भिड़ता है। तो दंतीध्रुव के समय में तो ये युद्ध प्रारंभ ही नहीं हुआ था, ना ही नागवट प्रथम के समय में हुआ था। हुआ किसके? वत्सराज के, और इधर ध्रुव के, इधर धर्मपाल के, और इधर चक्रायुध के। चक्रायुध को पराजित कर देता है, धर्मपाल को पराजित कर देता है, इससे जाके भिड़ता है। लेकिन ये ध्रुव किसको पराजित कर देता है? वत्सराज को पराजित कर देता है। नागवट द्वितीय आता है। नागवट द्वितीय किसके साथ जाके भिड़ता है? इसके साथ में, कृष्ण तृतीय के साथ में। राष्ट्रकूट वंश कृष्ण तृतीय और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय किसको हरा देता है? नागवट द्वितीय को भी हरा देता है। इधर किसको हरा देता है? देवपाल को हरा देता है। इधर किसको हरा देता है? इंद्रायुध को हरा देता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद में आपका मिहिर भोज आता है, और मिहिर भोज के शासन काल में त्रिपक्षीय संघर्ष विधिवत रूप से, संपूर्ण रूप से किसकी तरफ चला गया था? गुर्जर प्रतिहारों को प्राप्त हो गया था। अब आपका शासक आता है ध्रुव कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के समय के अंदर एलोरा के अंदर, कहां पे? एलोरा के अंदर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसका? कैलाशनाथ मंदिर का। याद रखोगे, राष्ट्रकूट वंश कृष्ण प्रथम के शासन काल में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। और एक व्यक्ति आता है अमोघ वर्ष
और अमोघ वर्ष सबसे ज्यादा राष्ट्रकूट वंश का शासक रहने वाला शासक कौन है, यानी अपना शासन चलाने वाला, शासन को संभालने वाला सबसे ज्यादा कितने वर्ष, 64 वर्ष तक। 64 वर्ष तक राष्ट्रकूट वंश के पद के ऊपर कौन रहा था, अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष ने ही मान्यखेत को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। और इस इधर अगर बात करें तो ये पाल वंश है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था पूरा ये वंश। उसमें से गोपाल वंश आता है, गोपाल आता है 750 ईस्वी, उसके बाद में गोपाल के बाद धर्मपाल के बाद देवपाल, ये देवपाल के समय में खत्म हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश थे और इधर राष्ट्रकूट वंश थे, इन लोगों ने इसके आक्रमण सबसे ज्यादा इसके ऊपर भड़के थे। तो देख ले एक बार वापस से, गुर्जर प्रतिहार वंश 725, हरिश्चंद्र, राष्ट्रकूट वंश 17 कुल शासक थे। 736 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, दंतिद्रुक नाम का व्यक्ति स्थापना करता है। पाल वंश है, पाल वंश के अंदर 750 ईस्वी गोपाल नाम का व्यक्ति क्या करता है, स्थापना करता है। तो ये आपका था त्रिपक्षीय संघर्ष, आपके तीनों वंश हो चुके हैं क्लियर। कौन कौन से, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, तीनों। चलिए अब आपका जो आता है सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा कनिष्क का। बता देता हूं कनिष्क का योगदान। सुने, कनिष्क के काल के अंदर एक बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। इस चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष माने जाते हैं, इस चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष माने जाते हैं आपके चौथी बौद्ध संगीति होती है आपके 1100 ईस्वी पूर्व, और इसके माने जाते हैं वसुमित्र नाम का जो व्यक्ति है, वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करता है। कनिष्क काल में चौथी बौद्ध संगीति होती है। ध्यान से सुनना, 4 बौद्ध संगीतियां हो चुकी है। कितनी? 4। और 4 बौद्ध संगीतियों की अगर बात करें तो एक होती है आपकी 483, ये पहली बौद्ध संगीति है। दूसरी होती है 383 के अंदर। तीसरी होती है अशोक के काल में 251 ईस्वी। कब होती है? 251 ईस्वी में होती है। और चौथी होती है 100 ईस्वी के अंदर, और ये होती है किसके काल में? कनिष्क के काल में। यह तो अशोक के काल में होती है, और ये किसके काल में होती है? कनिष्क के काल में होती है। कनिष्क एक कुषाण शासक था, और इस चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष तो वसुमित्र है। यहां अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति संपन्न करवाई थी, इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिष। तो ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान रखोगे। पहली 483 ईस्वी में हुई थी बौद्ध संगीति, आज तक अभी तक 4 ही बौद्ध संगीतियां हुई है। दूसरी 383, तीसरी 251, चौथी 100 ईस्वी पूर्व। अब सुनो, इस बौद्ध संगीति के प्रथम राजधानी कनिष्क ने बनाई थी पेशावर को, और पेशावर के बाद में इसने मथुरा को राजधानी बना ली। और इस मथुरा से ही एक प्रतिमा भी मिली है कनिष्क की। इस प्रतिमा के ऊपर क्या लिखा है? सुने, लिखा क्या है, क्या चित्र बनाया हुआ है? इस प्रतिमा के अंदर कनिष्क एक लंबा चौका पहने हुए हैं
तथा साथ में बाहरी बूट भी पहने हुए हैं। तो बौद्ध संघ की 100 ईस्वी अध्यक्ष वसुमित्र पेशावर पहली राजधानी बनाई थी कनिष्क ने। उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया था मथुरा, और मथुरा से ही एक प्रतिमा मिली है जहां पे एक लंबा चौका कनिष्क पहने हुए हैं और उसके साथ में एक बाहरी बूट भी है नीचे पैरों में। इसके बाद में अगर देखा जाए तो अशोक इसने एक संवत चलाया था 78 ईस्वी के अंदर, और वो संवत शक संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यहां से आपका एक प्रश्न मैं दूंगा आपको आज से। 78 ईस्वी के अंदर तो एक शक चलाया था कनिष्क ने, वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? शक संवत। मैं ये पूछूंगा कि गुप्त संवत आपके लिए प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप अपना अपना जवाब है वो YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर करें, जितने भी विद्यार्थी हैं। तो गुप्त है, गुप्त संवत, गुप्त संवत किसने व कब चलाया? ये प्रश्न मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं। तो गुप्त संवत कब व किसने चलाया? कनिष्क ने ही। अब देखो, एक लंबा चौका पहने हुए हैं तथा साथ में भारी बूट भी है। 78 ईस्वी में एक शक संवत के नाम से भी चलाया था। और कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है नागार्जुन, जो महान गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। कनिष्क के काल में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है चरक, जो एक महान चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। और कनिष्क एक कुषाण शासक था। तो ये बातें फिर भी आपको ध्यान रखनी है। 78 ईस्वी शक संवत कनिष्क ने चलाया था। और मैंने आपसे प्रश्न जो किया है, जो मैं इसका आंसर जो है, इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो तब तक आप इस वीडियो के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं वो इनबॉक्स में इसका आंसर लिखें। मैं आपको बता चुका हूं कि गुप्त संवत कब व किसके द्वारा चलाया गया। नागार्जुन नाम का व्यक्ति होता है कनिष्क के काल में, जो महान गणितज्ञ है। चरक नाम का व्यक्ति जो महान चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। कुषाण शासक था एक कनिष्क माना जाता है। अब आपका जो अंतिम रहता है जो टॉपिक, वो रहता है, मैं बता देता हूं, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण। अब देखो, आत्मसातीकरण क्या है? ध्यान रखना, विदेशी जातियां थी, विदेशी जातियां थी कुषाण, हूण और शक। ये तीनों जातियां भारत के अंदर रहने लगी। और ये भारत के अंदर रहने के बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने, इन जातियों ने भारत की संस्कृति को अपना लिया। किसको अपना लिया? भारत की संस्कृति को।
कहने का तात्पर्य यह है कि ये तीनों जातियां जब विदेशी थी तब आई थी, तो उसके बाद में धीरे धीरे भारत के अंदर रहने लगी, भारत की संस्कृति को अपना लिया, भारत की वेशभूषा को अपना लिया, भारत के खान पान को अपना लिया। तो इस तरह से क्या हो गया कि आत्मसातीकरण, यानी ये मर्ज होगी, ये शामिल होगी, ये सम्मिलित होगी, ये मिल गई किसके अंदर, भारत के अंदर। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण। तो गाइस ऑल द बेस्ट। आपका पहला लेसन स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी आपका समाप्त हो चुका है। उसके बाद में अगला वीडियो लेके आऊंगा, तब तक इंतजार करिए। और अगर मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें जरूर मेरे चैनल को। जितने भी विद्यार्थी हैं लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो सो गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।